हेलो एवरीवन। वॉइस वगैरह क्लियर है? पीपीटी वगैरह? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए सब फटाफट। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। नए जोश, हाँ बिल्कुल। अंधेरे के बाद सुबह तो होती ही है ना? अब ये थोड़ी ना कि मैम रात हो गई तो अब सुबह नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ऑब्वियस है। जल्दी से आ जाइए सब, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा लग रहा है काफी। 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट। नहीं, कल नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी। बिकॉज आपको पता ही है कल क्यों क्लास नहीं हुई होगी। सेलिब्रेशन हो रहा था, इसीलिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज एक्चुअली एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगी, क्योंकि नन्हे जब हमारा लास्ट बैच जो हुआ था उसमें बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। रिकॉर्डिंग सेशन देखते होंगे। हाँ, कुछ मंथ्स तक थे, बट बाद में गायब। ये नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं करना है, क्योंकि जो गलती अब हो गई है उसे अगेन नहीं करना है। इस बार एग्जाम क्रैक करना है। मुझे सब बच्चे चाहिए क्लास में, बाकी आप लोगों की इच्छा है ना। वेरी गुड इवनिंग। ठंड हो रही है? वेरी गुड इवनिंग राखी, यू आर न्यू स्टूडेंट। देखो, अगर डांटूंगी भी समझाऊंगी भी तो आप लोगों के लिए समझाऊंगी, है ना? एनर्जी तो वेस्ट होती है। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट आ गए हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Very good evening to all of you. So here I am Ashishika Gupta, your UGC Paper 2 Faculty of Economics. So welcome back again for your June exam 2024. So जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका राम, आपको पता ही है कल कितना बड़ा हमारे लिए हिस्ट्री में कितना बड़ा एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन कह लो आप, बहुत बड़ा एक दिन था हमारे लिए, ठीक है? उससे रिलेटेड कुछ फिलर फॉर्म ने ऑफर्स निकाले हैं, राइट? जैसे आप देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है। 250 ऑफ भी मिल रहा है, बल्कि 2500 का था ना, मैंने अभी लास्ट यूट्यूब पे आप लोगों को बताया था। बट अब इसका प्राइस आप देख रहे हो 2250। एंड बुक भी आपको मिल रही है इसके साथ फ्री, ठीक है? और बाकी आपको पता ही है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है, राइट? आपको पता है कूपन कोड यूज करने से आशीएस10 अगर आप ये यूज करते हैं तो इससे आपको 10% का ऑफ मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं। हम्म अब देख लीजिए, कई बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था टाइमिंग में। तो ऐप पे देखो, हमारी पहले भी जब हमारा ओल्ड बैच हुआ था उसमें भी मैंने 8 PM ही आप लोगों की टाइमिंग रखी थी, राइट? मंडे टू सैटरडे। यूट्यूब पे अभी क्लासेस का हो सकता है रिकॉर्डिंग सेशन आएंगे, बट अभी लाइव सेशन तो यही आएंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी बहुत सारी चीजें हमें न्यू स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो यूट्यूब का तो अभी नहीं कुछ पता है कि यूट्यूब पे क्लास होगी या रिकॉर्डिंग सेशंस आएंगे आप लोगों के, आई डोंट नो। ऐप पे रेगुलर क्लास होगी, ठीक है? टाइमिंग आपका 8 PM ही रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन अगेन, ठीक है? फोकस ऑन व्हाट यू वांट, बट नेवर फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव, ठीक है? किस पे फोकस करना है? किस पे फोकस करना है? जो आप चाहते हैं, ठीक है? और उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है जो आपके पास है, ठीक है? अगर आपके इस बार एग्जाम में अगर आपके 100 आए हैं या 120 आए हैं, 150 आए हैं, जितने भी आए हैं आपके मार्क्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ये नहीं बोलोगे कि मैम क्लियर नहीं हुआ, ये सोचो कि हमारे इस बार इतने आए हैं तो हम इतनी मेहनत करके इतने ला सकते हैं, तो थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो ऑफकोर्स हम लोग अप टू ग्रेड हो सकते हैं, राइट?
तो अच्छे से स्माइल कर दीजिए। हमारी आज फर्स्ट क्लास है, तो इसको बिल्कुल जोश के साथ स्टार्ट करना है और यही जोश हमें लास्ट तक दिखाना है, ठीक है। डेली क्लास करनी है, ठीक है, डेली करेंगे, बट जब क्लास कर रहे हैं ना तो बिल्कुल फोकस से करेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूंगी इस बार। पिछली बार हर चीज़ को कवर अप किया था, इस बार इम्पोर्टेंट पे ज़्यादा फोकस होगा। अब इम्पोर्टेंट तो सब है, आई नो। जैसा इन लोगों ने पेपर दिया है, हिस्ट्री में कभी ऐसा पेपर आया नहीं था, ठीक है। कभी हिस्ट्री में ऐसा पेपर आया ही नहीं था। पीवाई क्यूज हमने भी एग्जाम दिया है, हमने पीवाई क्यूज लगाए हैं, आप लोगों ने पीवाई क्यूज लगाए हैं। तो ऐसा एग्जाम तो कह सकते हो आपकी, बिल्कुल अग्रीज, बस सब डिसअपॉइंट हुए हैं। आई एम नॉट ओनली टीचर कि मैं ही डिसअपॉइंट हूँ। इकोनॉमिक्स के जितने भी टीचर्स हैं सब डिसअपॉइंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि पेपर तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस ही था, अजीब ही था सिलेबस। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसने सिलेबस कौन सा उठा के कौन सा पेपर दिया है। पर ठीक है, जो हो गया हो गया। अब नेक्स्ट हमें स्टार्टिंग करनी है, अच्छे से करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्टिन्यूटी रखनी है। कॉन्टिन्यूटी रखने से क्या होगा, हर चीज इतनी करेंगे पर वो अच्छे से करेंगे, राइट। सो वेलकम एवरीवन फॉर योर न्यू जर्नी रिगार्डिंग योर यूजीसी नेट एग्जाम 2024, ठीक है। थोड़ा सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। अब ये मत कहना स्क्रीन में देखकर कि मैम इसमें से ये वाला चीज तो अभी मिसिंग रह गया। नहीं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। बाकी सिलेबस तो ऐसा है कि हम लोग सब कुछ ही करने वाले हैं, बट इस बार ध्यान रखना, मैं पहले ही आप लोगों को क्लैरिटी में रखना चाहती हूँ। न्यू सिलेबस तो आया ही नहीं आखिर, सिलेबस यही है। कोई अभी ऑफिशियल इनकी इंफॉर्मेशन नहीं आई है सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी ओल्ड सिलेबस ही है, जब आएगा तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो गया आपकी, आपका ये डिसीजन मेकिंग वाली थ्योरी हो गई, फैक्टर प्राइसिंग हो गई, थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम हो गया, एनालिसिस, है ना। ये सब किसमें हो गए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड आप कह सकते हो, ये एक तरीके से। जैसे देखो, अब आपने देखा पहले हमारा क्या था, पहले हमने इंटरनेशनल किया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रो, देन मैक्रो, ठीक है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। फिर आप क्या दे सकते हो, इंटरनेशनल। ऐसे से हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे, राइट। बट इंडियन इकोनॉमी हम लास्ट में करेंगे। इंडियन इकोनॉमी क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये माइक्रो का हो गया, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझा रही हूँ, ओल्ड स्टूडेंट्स को इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सिलेबस है आपका मैक्रो का, ठीक है। नेशनल इनकम वगैरह हो गया, ये आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फ्लेक्स कर्व वगैरह हो गया आपके, ठीक है। कंजप्शन फंक्शंस वगैरह हो गए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया आपके, इसके अंदर पता ही आपको ट्रेड वगैरह से रिलेटेड थ्योरी आती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे गेट वगैरह हो गया, डब्ल्यूटीओ वगैरह हो गया, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो काफी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक इकोनॉमी, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमी में देखो, अब पब्लिक इकोनॉमी में जैसे आप लोग उसमें माइक्रो मैक्रो में सारी चीजें पढ़ते हैं, राइट। माइक्रो मैक्रो में सारी चीजें पढ़ ली अब आपने आगे, एक बार बताओ, जब आपने चीजें सीख ली कि हम लोग कैसे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और किन किन चीजों का यूज करके कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके आगे अब आप आगे भी तो बढ़ोगे, बजट वगैरह भी तो देखोगे मार्केट में कैसे क्या चल रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग आगे आगे आपका सीरियल वाइज आता रहेगा। याद रखना, माइक्रो मैक्रो मेन है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, माइक्रो मैक्रो बेस है आपका। जैसे कोई भी मकान बनता है उसका बेस होता है ना, तो बेस ही सही नहीं होगा तो आप ऊपर का कितना भी अच्छा बना लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग हो गया आपका, ठीक है। फिफ्थ यूनिट जो है, सिक्स्थ यूनिट हो गई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके से यूनिट है ये, बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल हो गया, ग्रोथ हो गया, या माइक्रो मैक्रो, बहुत अच्छी यूनिट्स है, मजा आएगा पढ़ने में। इन्वायरमेंटल हो गया, कुछ डिफरेंट है इस बार आप लोगों के लिए। एक दो दिन रुको थोड़ा, क्योंकि ठंड में हाथ ज्यादा नहीं चल रहे भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिर बोलोगे। इंडियन इकोनॉमी लास्ट में करेंगे, राइट, क्योंकि इसमें करंट डाटा वगैरह आएगा, ये लास्ट में करना है।
स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स हो गए आपके, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट होता है ये आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपके 10 यूनिट हो गए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम सीरियल वाइज चलेंगे, बस अपना इंडियन इकोनॉमी को लास्ट पे लेके चलेंगे, इंडियन इकोनॉमी को क्या लेंगे, लास्ट में लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? जो भी न्यू स्टूडेंट है वो कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि हाँ गया, नहीं आ गया समझ में। हाँ जी। ये ये लड़की ना बात ऐसी करती है। अच्छा तुमने रब कर दिया ना, ठीक है। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूनिट है आपकी। माइक्रो आपको पता ही है क्या होती है, माइक्रो व्यष्टि और समष्टि की बात आप किस में करते हैं, किस में करते हैं आप, मैक्रो में, राइट, मैक्रो में बात करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, राइट। राखी आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता चले आपके बारे में, आपने पीजी कब कंप्लीट किया, ठीक है, और आपका क्या मतलब लैंग्वेज क्या रहा है, हिंदी रहा है, क्या रहा है, मतलब बायलिंगुअल में आप कंफर्ट हो। देखो यहाँ पे जितने भी आपको बच्चे मिलेंगे सबको मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि हाँ इस बच्चे का ये चीज़ वीक है या ये चीज़ अच्छी है। आप न्यू हो तो इसलिए दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है हमें अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्योंकि पढ़ाना ही मेरी ड्यूटी नहीं है। आप लोग वहाँ से मुझे जवाब देते हो तो इट्स गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। और जब इंटरेक्शन होता है तो पढ़ाई अच्छी होती है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में। अब आप और मैं हैं, ठीक है, आप और मैं, वो भी हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। आप और हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। अब जैसे आप एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स। कोई पूछे आपसे, कोई आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है आपसे और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सो आप क्या बताएंगे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेशन लिख के बताइए अपना, जो भी डेफिनेशंस बताना है या जैसे भी बनाना है आपको, जल्दी से। देखते हैं कितने अवेयर हो, क्योंकि इस वर्ड को मैंने ओल्ड आपके बैच में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया था, फर्स्ट क्लास में, मुझे अभी भी याद है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, जल्दी से मुझे आप लोग लिख के बताएं कि आपकी नज़र में अर्थशास्त्र क्या है, मतलब आपका अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे आप लोग डिफाइन? ओके राखी, पीजी कंप्लीट हुआ आपका, ओके 2022, ओके। तो आपका हिंदी लैंग्वेज रहा है या इंग्लिश रहा है, या कंफर्ट हो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में? वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्लैप फॉर हर। बहुत अच्छा स्कोर किया है, 102 विदाउट एनी कोचिंग ना, वेरी गुड। खुद से अगर सेल्फ स्टडी करके इतना स्कोर किया है तो वेरी गुड। हिंदी, ओके ओके ओके, नो टेंशन नो टेंशन। ओके आप कंफर्ट हैं, ठीक है, मैं आपको बोथ लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो प्लीज़ इस पे मैं आपको लोगों से अभी स्ट्रेटेजी थोड़ी शेयर कर रही हूँ, ठीक है, और आपके साथ, ठीक है, आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर हो रही है। अब आप लोग, आज न्यू बैच है हमारा, फर्स्ट बैच है हमारा, ठीक है, फर्स्ट क्लास है हमारी, तो हम लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कैसे हम आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं उसको। तो फर्स्ट क्लास में इतना बर्डन नहीं देना चाहती मैं कि फर्स्ट में ही इतना बर्डन दे दूं मैं तुम लोगों को। थोड़ा सा समझेंगे माइक्रो के बारे में और थोड़ा इंटरनेशनल के बारे में समझ लेंगे। पर इंटरनेशनल अभी करेंगे नहीं, बस एज अ इंटरेस्ट समझाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे समझाया था तो अभी यहाँ पे भी मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अभी तक किसी ने सेंड मुझे अभी तक भेजी नहीं है, किसी ने भी कमेंट सेक्शन में नहीं भेजा, मतलब ठीक है, अभी भी वही हालात है तुम लोगों के सारे। घंटों में तुमसे पूछते रहो और तुम्हारे जवाब नहीं आएंगे अभी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मत बताओ। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स एक तरीके से बताया जाए तो जैसे हमारी जो डिजायर्स होते हैं, हमारे जो वांट्स होते हैं,
जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, हाँ सीमित है एक तरीके से कहा जाए हिंदी में। और हमारे जो जैसे आप रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है, कम मात्रा में है। तो माई वॉन्ट्स तो बहुत ज्यादा है, बट चीजें क्या है, कम है। अब जैसे मैं शॉप पे गई, कंज्यूमर बिहेवियर में मैं आपको बता सकती हूँ। अब जैसे डेली आप कोई भी चीज आप बाहर जा रहे हो, पर ये अगर कोई तुमसे पूछेगा कि देश के बारे में, इकोनॉमी के बारे में विश्लेषण करते हैं, तो इकोनॉमिक का ही तो मतलब पूछ रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स, ये डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन कैसे हो गई कि इकोनॉमिक्स के बारे में विश्लेषण करना होता है? इसका पता है क्या मतलब है? आप लोग ना अभी बेस बेस ही आपका, इतना एग्जाम दे लिया आप लोगों ने, इतना पढ़ लिया, उसके बाद भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलो तो आप लोगों ने आंसर तो दिया, और उन्हें आंसर भी नहीं दिया है। हम लोग डेली जो चीजें लाइफ में देख रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, सामान आ रहा है जा रहा है, रिक्शे में बैठते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, बजट देख रहे हैं, मार्केट जाते हैं, मम्मी पैसे देती है 100 रुपीज, उसमें बेटा आलू भी लाना है, टमाटर भी लाना है, क्या है ये इकोनॉमिक्स? कैसे हैंडल करना है चीजों को? अपना ग्राफ जो होता है वो अप्स एंड डाउन हो रहा है, महंगाई आ रही है, कभी सस्ता हो रहा है, कभी पीक पॉइंट पे जा रहा है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? यस, दिस इज इकोनॉमिक्स, दिस इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आया? एक तरीके से इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाए तो आप इकोनॉमिक के अंदर क्या बताएंगे कि हमारी जो, एक तरीके से कह सकते हो, देखो मैं तो छोटी छोटी चीजें इसलिए कवर अप कराना चाहती हूँ कि आगे को कोई क्वेश्चन करे तो आप लोग को इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में नहीं अटकना चाहिए। आफरीन, बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो तुम 1 महीने में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हो तुम। तुम्हारे वे में नहीं चलेगा बेटा, जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो तो वही बताओगी, मतलब सामने से आंसर दोगे, इट्स माय वे। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग पहली क्लास में। एक एक तो बताओ कि व्हाट इज, कि तुम्हारी नजरों में, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कल को प्रोफेसर बनोगे, कोई तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे? ये तुम्हें बताना था अभी। ठीक है, अब ये सब चीजें आपकी नहीं करनी है, अगर यही करनी है तो फिर आगे शुरुआत कैसे करोगी? है ना? आगे शुरुआत कैसे करनी है? तुम क्या, कितने स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, राइट? तो ये डीमोटिवेट नहीं होना है कि मैम मैं अभी इसी सदमे से भी नहीं निकली हूँ, ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है और दूसरों को भी क्लास में सबको पॉजिटिव रखना है, राइट? ठीक है, इकोनॉमिक्स हमने देख लिया। जो अपनी, आप कह सकते हो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे अलग नहीं है अपना इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। आप शॉप पे गए, शॉप पे जाके आपने दुकानदार से बोला मुझे चीनी लेनी है। ठीक है, मुझे चीनी खरीदनी है। अब आपने क्या किया, चारों तरफ आप शॉप में देख रहे हो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, पर ऐसा डायरेक्ट इज नॉट पॉसिबल ना। पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके डिजायर्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, समझ में आया? तो आप वही चीज लोगे जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। क्या क्या लोगे, जो सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, ये क्या एग्जामिन करता है कि कंज्यूमर में एक डिसीजन लेते हैं, किसके जरिए, गुड एंड सर्विसेज के जरिए अपना एक डिसीजन लेते हैं, जो उनकी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्राइजेस क्या है। ठीक है, एंड वो उनका गोल क्या रहता है कि उनको हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है। अब आप इसको दो तरीके से, मेथड से आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको मतलब और ज्यादा जान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में बच्चों को थोड़ा सा पता नहीं होता है, यू व्हाट इज यूटिलिटी एंड व्हाट इज सेटिस्फेक्शन। मतलब हमको किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यूटिलिटी, यूटिलिटी आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लो, अब मैंने ये पिज्जा देखा, मैंने बोला ये पिज्जा बहुत अच्छा है, लाइक मैं ये पिज्जा खाऊंगी। तो मैंने पिज्जा देखकर सिर्फ बोला है, अभी मैंने खाया नहीं है। जब बिफोर यूज, अगर आप यूज करने से पहले जो चीज बोल रहे हैं वो यूटिलिटी में आएगा। और जब आपने उसको बोला हाँ मैंने पिज्जा खा लिया, तो मीन्स आपने खाया, तो आपको पता चलेगा ना आपकी सेटिस्फेक्शन आपको है या नहीं है। आपको तो कैसे पता चलता है, जब आपने चीज को यूज कर लिया तो वो सेटिस्फेक्शन में आता है,
और जब आप यूज करने वाले थे, उससे पहले सोच रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे, वो किस में आएगा? वो इसमें आता है, यस, वो आता है आपका यूटिलिटी में। ठीक है, वो किस में आता है आपका? यूटिलिटी में, राइट? ओके, हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब जैसे एडवर्टाइज वगैरह हम लोग देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो किस में आएगा? किस में आएगा? यूटिलिटी में। और जब आप खरीद लेंगे, है ना, जब आप उसको खरीद लेते हैं, जब आप उसको उसका फीडबैक देते हैं, तो वो किस में आता है आपका? सेटिस्फेक्शन में, क्योंकि आपको पता चल गया ना उसके बारे में, आप तभी तो फीडबैक दे रहे हैं, राइट? आप तभी उसके बारे में फीडबैक दे रहे हैं। ओके, चलिए, अब देखो, सामने देखो, आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये चॉइस है और एक ये चॉइस है, बट इन दोनों 300 रुपए हैं उसके पास, मेरे पास कितने हैं? 300 रुपए हैं। अब मेरे सामने पिज्जा भी है और मेरे सामने बर्गर भी है, बट मैं क्या चाहूंगी, क्या लेना चाहूंगी, क्या प्रेफरेंस होगी मेरे, जिसपे मेरा सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा? क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? सेटिस्फेक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं क्या लूंगी? चलो ठीक है, मैंने पिज्जा ले लिया, मैं ये नहीं देखूंगी कि ये 250 का है या 280 का है, 300 है मेरे पास, तो मैं स्पेंड कर सकती हूँ दोनों पे। ठीक है, समझ में आया? तो इनमें से मैंने मान लो ये ले लिया, राइट, 280 का। तो आप क्या समझते हैं इसका मतलब? यस, कि उसका किस पे डिपेंड है? सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड है। ठीक है, नेटवर्क अगर जा रहा है क्या, नेटवर्क रुक रहा है? ठीक है, तो क्या समझ रहे हो आप? वो अपनी इनकम को किस पे खर्च करेगा? किस पे करे? जिस पे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। कार्डिनल अप्रोच आ जाती है, वो हमारी दो तरीके की होती है और एक ऑर्डिनल होती है, राइट? कार्डिनल ने क्या दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है, जो कि उनकी बुक में भी ली, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में, ये कब आई थी? 1890 में। ठीक है, सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो एब्सोल्यूट नंबर में, राइट? और ये किसमें, और कैसे ऑर्डिनल को आप कैसे कर सकते हो? पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? पेरेटो ने किया था 1906 में। और आप इसको एब्सोल्यूट नंबर में नहीं कर सकते, रैंकिंग में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया था, कार्डिनल क्या हो सकता है? आप काउंट कर सकते हो, जैसे रोटी वगैरह आप काउंट कर सकते हो। अब जैसे ऑर्डिनल में आप रैंकिंग दे सकते हो। अब जैसे मैं आप लोगों से पूछूं आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? मैम मुझे चॉकलेट पसंद है, देन पेस्ट्री पसंद है, देन मैम पिज्जा आता है, देन मैम बर्गर आता है। तो रैंकिंग देते हैं ना हम लोग, रैंक आती है, रिजल्ट में भी रैंक आती है ना? काउंट में नंबर्स की वहां बात नहीं हो रही, वहां रैंकिंग की बात, ऑल इंडिया रैंक आ रहा था। बट इस बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बार परसेंटाइल में, सॉरी, परसेंटेज में हमारा रिजल्ट आया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कार्डिनल में क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, यू कैन काउंट। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं। प्लीज जो न्यू स्टूडेंट है, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठा करो और ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा करो, क्योंकि आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आप रिवाइज करेंगे, तो आपको आपके, हाँ 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 हाँ, ठीक है। और अच्छे से, बस आप अच्छे से लग जाओ बस अब, ठीक है। आज मैं तभी आप लोगों को थोड़ा सा बस अच्छे से समझाना चाहती हूँ, फिर देखो कल से थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट आ जाएगा। टू दी फ्रैंक, कल से थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखना इस बात का, देखो, ओल्ड स्टूडेंट में जितने भी बच्चे लास्ट सेशन में आए थे, तो अभी सॉरी, इस बारे में मैं खैर सर से बात करूंगी, देन आई विल, तब मुझे कुछ बात बतानी, फिर बाद में बताती हूँ आप लोगों को, ठीक। अच्छा ठीक, एक तरीके से आप अगर देखेंगे तो यूटिलिटी जो मैंने बताया आपको, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन याद रखना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस, वो आपको कल सरप्राइज मिलेगा। अब डिफिकल्ट पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ेंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि अपग्रेड लेवल पे देखो, बेसिक से तो पूरा मैंने आप लोगों को काफी कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। अब थोड़ा एडवांस में पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों का पीजी काफी अच्छे से हुआ है, वो तो बहुत अच्छे रिलेट कर लेंगे, बट जो बच्चे थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही कॉलेज नहीं गए होंगे, या कोई भी उनका रीजन रहा होगा, देखो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं बैठी हूँ यहाँ पे बताने के लिए आपको, राइट। बट देखो इतना टाइम नहीं वेस्ट किया करेंगे, बट फटाफट पढ़ा करेंगे, ठीक है। अब यही करना है कल से, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना, ठीक है।
ओके नेक्स्ट, ये देखो हिंदी में लिखा है, यहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि देखो सबको हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिलेगी आपको पीडीएफ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो थे पेरेटो थे, ये सबसे पहले इन्होंने ड्रॉ किया था आईसी का, याद रखना अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाता है। पेरेटो किसने किया था, पेरेटो ने सबसे पहले आईसी कर्व ड्रॉ, पेरेटो ने 1906 में हिग्स एंड आरजीडी के द्वारा, और एलन पब्लिश किया था इन्होंने इन्होंने अपनी 1934 में, ठीक है। एजवर्ड पेरेटो स्लट्सकी ये सब जो था ना आपके, इन्होंने क्या किया था 1934 में इन्होंने पब्लिश किया था। और जब सबसे पहले किसी ने आईसी का जो ड्रॉ किया था वो किसने किया था, पेरेटो ने किया था। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पॉल सिमल्सन के द्वारा दी गई है 1938। यूटिलिटी क्या डिफाइन करती है, आपकी वांट की सेटिस्फाइंग की पावर को क्या बताती है। एक ये सब्जेक्टिव एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी, जो मैं आपको बता रही हूँ अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जैसे आज देखो ये पेन है, ये पेन है, ये किस पे चलता है, स्क्रीन पे चलता है, डिजिटल है। जो आप लोग यूज कर रहे हो, जो कॉपी वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, तो उसकी नीड मुझे अभी नहीं है, इसकी नीड है मुझे। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि यूटिलिटी मीन्स आपको इसकी यूटिलिटी की नीड है या नहीं है, ठीक है। इट्स डिपेंड ओनली यू, ठीक है। और सेटिस्फाइंग का किस में आ जाता है, जब आप चीजों को जब तक इनटेक नहीं करोगे यूज नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, बाय नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। देखो आगे सब्जेक्टिविटी, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, ठीक है। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है कि मुझे ये चीज चाहिए नहीं चाहिए। अब देखो लीकर वगैरह है, अब कई लोग ये ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उनको उस चीज की नीड है, पर जरूरी नहीं है कि वो चीज हर इंसान को जरूरी होगा, समझ रहे हो, सब्जेक्टिव है। मतलब जैसे इकोनॉमिक्स है, हम लोग पढ़ रहे हैं, कई लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उनको नहीं है ना नीड, तो ऐसे ही सेम ये आ जाता है यूटिलिटी। अच्छा रिलेटिविटी भी होती है इनमें आपस में, एक दूसरे के बिना जैसे होता है, जैसे कई चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, रिलेटिव होती हैं, ठीक है। कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लेस हो गया, कोई जगह हो गई, कोई टाइम हो गया, वो एक दूसरे से क्या है, रिलेट कर रहे हैं। यूटिलिटी फॉर वन इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, नॉट इन द केस फॉर अनदर। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक दूसरे से चीजें रिलेट होती हैं। जैसे अगर ये वाली चीज आप खरीदेंगे तो ये भी आपको खरीदनी पड़ेगी, एक रिलेटिव हो जाता है, नॉट नेसेसरी यूजफुल। मतलब जैसे सिगरेट का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि सिगरेट हर कोई नहीं यूज करता, जिसको जिसको चाहिए होता है उसके लिए उसका क्या है, यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, उसकी फुलफिलमेंट बहुत है। और जिसको देखो देखा ना, प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन दे रहा है ना, प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन दे रहा है ना उसको, बट ये हर किसी के लिए यूजफुल तो नहीं है, हर किसी के लिए तो नहीं होगा ना, राइट एवरीवन, यस। तो ये हर किसी के लिए नहीं होगा, ओके। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, क्रमिक दृष्टिकोण में एक चीज याद रखना, इसमें ऑर्डिनल में ही वाले में दो थ्योरीज आती हैं आपकी। सॉरी मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, जम रहे हैं हाथ। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका इंडिफरेंस, ठीक है। देखो ऑर्डिनल में दो तरीके की आपकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, और एक इंडिफरेंस आ जाती है और एक रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, समझ रहे होगे, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। इसे ये तो आपको मैंने भी बता दिया, किसने दिए, पॉल सिमल्सन ने, किसने दिए, पॉल सिमल्सन, ठीक है। ये याद रखना ऑर्डिनल में आती है ये, ठीक है। ऑर्डिनल में इंडिफरेंस और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपकी किस में आती है, ऑर्डिनल में, ठीक है। ये देखो इसका हिंदी में भी लिखा है, देखो जरूरी नहीं है कि उपयोगी हो, मतलब अगर एक इंसान के लिए सिगरेट इंपॉर्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी हो, है ना। हाँ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं अभी लिख के यहाँ दे देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये मार्क कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना कहीं किसी बुक में मिलने वाला है, स्पेशली बता रही हूँ, उठा के देख लो बुक्स अपनी, एक्सेल हो या चाहे जो भी बुक उठा के देख लो, उसमें इजीली नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ये कुछ ऐड ऑन किया मैंने आप लोगों के लिए, जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन रहा है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 1699 में सबसे पहले देखो लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले क्या आया था, लॉ ऑफ डिमांड। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पढ़ते हैं, कार्डिनल पढ़ा अभी हमने, जैसे ऑर्डिनल अभी हमने लाइव प्रैक्टिकल देखे, बट सबसे पहले क्या आया था, लॉ ऑफ डिमांड। बट लॉ ऑफ डिमांड क्यों हम थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ
देखो हर चीज सबसे पहले आई होती है, तो उससे पहले कुछ उसका बेस समझने के लिए हम चीजें छोटी छोटी समझते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले क्या आया था, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और चार्ल्स जेवेनेंट ने ये दिया था सबसे पहले। ठीक है, 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, और 1738 में यूटिलिटी आया था। देन क्या आया था, यूटिलिटी आया था। देन क्या आया, यूटिलिटी। ओके, फिर इसके बाद इसके फादर इससे रिलेटेड की ये एडवोकेटेड द यूटिलिटी की प्रिंसिपल जो बुक आई थी, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल मॉरल एंड लेगिलेशन, ये सब 1780 इसके बाद की, मतलब सबसे पहले याद रखना है। देखो 1699 में सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड आया था। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में है। इसको आज ही नोट्स बना लेना कॉपी में, और इसको हाईलाइट करके लिखना। अब जैसे 1854 में देखो, हरमन गॉसन, जो हमारा आपको पता है गॉसन का फर्स्ट लॉ था। ठीक है, उस पे आया था ये। ठीक है, 1881 में आपका एजवर्ट वाला आया था, इंडिफरेंस कर्व वगैरह आए थे, ये सब आए थे, है ना। अब देखो इसके अंदर लिखा है, देखो जेवेंस, कार्ल मेंगर, लियोन बॉलरस वाली थ्योरी थी, याद आ रहा होगा पुराने स्टूडेंट्स को। तो ये मतलब ये इन इसके द्वारा आप ये समझ सकते हो, जैसे कल को आपके पास वो आते हैं, आपको पता है मेज दी फॉलोइंग आते हैं, अरेंज दी ऑर्डर आते हैं, काफी चीजें आती हैं। ठीक है, एक और है क्या, ओके। ठीक है, 20th सेंचुरी की बात करी जा रही है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड जनरेशन की बात करी गई थी, रेवोल्यूशन इन्वॉल्व था, मार्शल, विक्सेट, ये सब, पेरेटो वगैरह, अल्फ्रेड मार्शल वगैरह, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करी थी लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, मतलब जो ग्राफिकल वे में जो हम पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड ग्राफ बना के पढ़ते हैं, वो इसमें आया था 1890 में, ग्राफिकल द्वारा प्रेजेंटेशन हुई थी। और कौन सी बुक में बताया गया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक। ठीक है, 1890 से रिलेटेड अगर बात करी जाए, हाँ जी, तो गॉसन लॉ जो आपका कंटिन्यू किया था उन्होंने, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है ना, आपको पता है ये डिमिनिशिंग, व्हाट इज डिमिनिशिंग, घटता हुए की बात कर रहा है। जैसे सबसे पहले आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में समझा देती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब हमने स्टार्टिंग में खाना खाया, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। ठीक है, पानी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पानी पिया, फिर उसके थोड़ी देर बाद हम पियेंगे तो उससे कम, मतलब इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है ना। पहली बार मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, वो सेकंड टाइम में इतना मुझे नहीं देगा यूटिलिटी, राइट। ठीक है, फिर हमने सेकंड टाइम पानी पिया, उससे मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिला, फिर थर्ड टाइम और कम मिला, फोर्थ टाइम और कम मिला, फिर फिफ्थ में जाके बिल्कुल माइनस में चला गया। तो डिमिनिश्ड मार्जिनल यूटिलिटी यही बताती है। ठीक है, डिमिनिश्ड मार्जिनल यूटिलिटी एक तरीके से यही बताती है। ठीक है, अच्छा 1890 का ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, हाँ 1890 में ये देखो, मार्शल ने ये क्या करा था, इसको कॉन्टिन्यूटी में रखा था। ठीक है, और 1906 में आपका जो पेरेटो वाला है, ठीक है, स्लट्सकी वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इसलिए बताए गए हैं क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में ना आपको नहीं पता कि ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा के देते हैं, कुछ नहीं पता, इसका कोई भरोसा नहीं है, इस पर भरोसा मत करो भाई। रिजल्ट भी देखा होगा आपने, कैसे रो रो के इसने दिया था। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बाय अल्फ्रेड मार्शल इन 1819। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा उसमें है, ये यही कल पढ़ाऊंगे। ठीक है, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस बाय अल्फ्रेड मार्शल, ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट में है, कल पढ़ेंगे। और अभी हम वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल से, आपको थोड़ा सा ऐसी इंटरेस्टिंग करने के लिए, जो भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसकी भी स्लाइड बनी हुई, कोई बात नहीं, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ से आ जाओ। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, थोड़ा सा हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, किस बेस पे ये बिजनेस चलता है, किस बेस पे ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम किस में देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अब देख लो आप, आपके सामने इमेज है। ठीक है, हाँ यस राखी जी, आपको इमेज मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको, अभी आप कोर्सेज वगैरह में देखेंगे। ठीक है, आफ्टर क्लास आपको मिलेगी पीडीएफ, राइट।
ये वाली नहीं मिलेगी इंटरनेशनल ट्रेड वाली, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, जो भी मैं यहाँ कराऊंगी आपको सब पीडीएफ वहाँ मिलेगा। हिंदी में भी होगी, वो इंग्लिश में भी होगी, पहले ऊपर इंग्लिश होगा फिर हिंदी होगा, इंग्लिश हिंदी ऐसे होगा, ठीक है। और बाकी आपको नोट्स में कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे नेक्स्ट डे क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसको कैसे पढूं या इसको कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये हैंडशेक कर रहे हैं दोनों, अब इससे क्या पता चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। ये हैंडशेक कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपस में, ये आपस में क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं एक तरीके से बिजनेस है ये एक तरीके का, क्या कि जो आप अपने यहाँ उत्पादन कर रहे हो वो आप हमारे यहाँ देंगे, और जो मैं अपने यहाँ उत्पादन कर रहा हूँ तो वो हम आपको देंगे एज अ ट्रेड। तो ये ट्रेड चलता है, जैसे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का नाम बोलते हैं, आयात और निर्यात, क्या बोलते हैं हम लोग, आयात हो रहा है और निर्यात हो रहा है, ये यही तो बोलते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये कह रहे हैं आपसे ट्रेड क्या है, व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड एक तरीके से बोला जाए, जैसे मैं हूँ शॉप पे खड़ी हूँ, लोगों से सामान खरीद रही हूँ, वो मैं सामान खरीद रही हूँ, सेलर क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है। दो देशों के बीच में, लोगों के बीच में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, दो देशों नहीं कंट्री के बीच में। ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है आपकी कंट्री से बाहर की बात करी जा रही है, अब्रॉड की बात करी जा रही है, आपकी देश की सीमा से बाहर रहकर जो आप बिजनेस करते हैं, जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, कंट्रीज में जाके हो रहा है, ठीक है, टू कंट्रीज के बीच में। और जो विद इन अ कंट्री होता है, विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर, तो आप उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड एक तरीके डोमेस्टिक ट्रेड, जो आपकी देश की सीमा में रहकर होता है, नेशनल बॉर्डर में रहकर होता है, जिसमें आप जो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो आपकी देश की सीमा में रहकर जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड, घरेलू व्यापार, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, घरेलू जो आपका व्यापार होता है वो होलसेल, देखा होगा आपने। अब जैसे राखी के नेम से एक चीज याद आ गई, जैसे राखी हम लोग लेने जाते हैं मार्केट में तो एग्जैक्टली वो 100 रुपीज प्राइस बताता है, तो एग्जैक्टली उसका 100 रुपीज प्राइस होता है क्या, नो। वो उससे पहले भी कहीं से लेके आता है, फिर ऐसे राउंड 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 चल रहा होता है, उससे पहले कोई और खरीदता है, उससे पहले और कोई खरीदता है। तो ये होलसेल पे चीजें चलती है ना, एग्जैक्टली उसका प्राइस बेशक 50 रुपीज होगा, वो मार्जिन रख के 50 रुपीज की 100 रुपीज का बेचता है कि उसको कम से कम 50 रुपीज का सेविंग होगा, है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, देश की सीमा के बाहर इंटरनेशनल, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये होलसेल वगैरह में ये सब चीजें होती है, रिटेल वगैरह ये सब चलता है देश की सीमा के अंदर है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट नहीं चलता। अपनी घरेलू सीमा की बात करी जाए तो उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, आप इम्पोर्ट कर रहे हो, चीजों को मंगा रहे हो। मेरे यहाँ भाई चावल की कमी पड़ रही है तो आप क्या करोगे, बाहर देश में अगर चावल का अच्छा उत्पादन है तो आप क्या करोगे, उनसे क्या कहोगे कि भाई मुझे तुमसे इंपोर्ट करना है इस चीज़ों को, तो वो भी आपसे एक्सपोर्ट करेगा, कहेगा कि मेरे यहाँ ये चीज़ नहीं है तो ऐसा करता हूँ, मैं आपको चावल देता हूँ, आप मुझे इसके बदले ये वाली दाल दीजिए, या जो भी उसके पास कमी है, जिस चीज़ की उसके पास स्कार्स है, कहते हैं ना स्कार्स रिसोर्स, कमी होना, स्कार्स रिसोर्सेज क्या है, कमी है, स्कार्स है, ठीक है। ओके, एक्सपोर्ट करते हो आप लोग, इंपोर्ट करते हो, ठीक है, समझ में आ गया। ये इंटरनेशनल में चल रहा है, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में क्या है ना, माइक्रो मैक्रो में पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत ये सब चीजें भी पढ़ोगे, इसलिए सब चीजों का इंट्रो देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सॉरी टू से एवरीवन, एक बात और मुझे आप लोगों को कहनी है, जिसको भी एग्जाम इस बार क्रैक करना है, जेआरएफ इस बार जिसको भी क्रैक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क डेली करके लाओगे और मुझे नेक्स्ट डे खुद बताओगे कि मैम आज हमने ये होमवर्क किया, और टू द ऑनेस्ट, टू द ऑनेस्ट आप बताएंगे सब। मैं नहीं पूछूंगी किसी से, मैं खुद देखूंगी कि कौन बच्चा कितना अवेयर है, ठीक है, कौन अपने लिए कितना अवेयर है, ठीक है, ये आप ही खुद ही ये चीज देखेंगे और मैं ये चीज नहीं बोलूंगी, ठीक है। देखते हैं इस बार मैं आपको जो भी होमवर्क दूंगी नेक्स्ट डे मुझे कौन कौन याद कराता है, या मतलब करके आते हो अप टू डेट, फिर हम लोग हफ्ते में एक दिन टेस्ट रख लिया करेंगे, ठीक है, और वो मैं रखती हूँ, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप अवेयर रहोगे, आपके माइंड में अवेयरनेस रहेगी, यस मैम ने होमवर्क दिया है, मुझे क्लास में सबसे आगे बढ़ना है। और एक बात याद रखना, ये कड़वा सच है, नेट मैंने आज तक बोला नहीं आप लोग को ये वाली बात,
नेट जेआरएफ का जो आप एग्जाम देते हो ना, जो आप बोलते हो मैम मैं 50 मार्क्स से रह गई, मैम मैं 10 मार्क्स से रह गई, मैम मैं इतने मार्क्स से रह गई, इट्स मीन आपने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी आपके कॉम्पिटिटर ने आपसे ज्यादा मेहनत करी है। आपका कंपटीशन आपके कॉम्पिटिटर के साथ है। जितने बच्चे इस क्लास में हैं आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो। क्या हो आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर। राज लक्ष्मी अगर आज 100 मार्क्स लाई है क्योंकि उसने मेहनत करी है, आफरीन अगर 80 मार्क्स लाई है मीन्स उसने 20% की उतनी मेहनत नहीं करी। तो एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानना शुरू कर दो आप। ये रियलिटी है, क्योंकि अगर अगर राज लक्ष्मी A180 ले आई तो उसी पे कट ऑफ रुक जाएगी, समझ रहे हो। और आपकी अगर 170 है तो आप वहीं आके फिर क्या होता है, नहीं हो पाता आपका सिलेक्शन, क्योंकि इसने इतनी ज्यादा मेहनत कर ली। समझ गए, इसने क्या किया, इतनी मेहनत ज्यादा कर ली। अब आपको कहने का मतलब ये है कि अब आपको इतनी मेहनत करनी है, खुद से इतनी मेहनत करनी है कि आप खुद एक टारगेट सेट करो। अब आप लोगों को पता है आप लोग कहाँ हो, कौन से लेवल पे हो, कि मैम मुझे इतनी सी कोशिश और करनी है, मेरा जेआरएफ मेरे हाथ में होगा, मैम उस दिन मेरे जेआरएफ की डिग्री मेरे हाथ में होगी, मैम सर्टिफिकेट मेरे पास होगा, ये होगा वो होगा, ये आपको खुद पता है। और मैं डेली सिर्फ मैं अब एनालाइज करूंगी, अगर जो बच्चा अवेयर है ठीक है वो क्लास में बोलेगा, और पढ़ा के मैं भी आप लोगों को फिर इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि अब इतना नहीं, अब आपको खुद होना चाहिए, ठीक है, कि जेआरएफ करना है। वी वांट जेआरएफ, कौन कौन जेआरएफ चाहता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जरा, आज पता चलेगा ना सबके थ्रू। यस, वी वांट जेआरएफ। हु वांट्स वी वांट जेआरएफ, हु वांट्स, जल्दी बताओ मुझे। हरी अप एवरीवन। हरी अप एवरीवन, हु वांट्स जेआरएफ। ऑथर के बुक्स, ऑथर वगैरह, या आपके इकोनॉमिस्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ये सब चीजें आपको क्या करनी होगी। अच्छा ठीक है, आज देखते हैं कौन कौन बच्चा बोल रहा है, फिर मैं उसको आगे एनालाइज भी करूंगी। आफरीन, राखी, रविंद्र, राज लक्ष्मी, ओके, वेरी गुड। नन्हे का मैसेज नहीं आया, मीन्स क्लास में कौन कौन है। और जोश हमेशा ऐसी बना के रखना है, ठीक है। ज्योति नेट, क्यों ज्योति नेट क्यों, ये भी न्यू स्टूडेंट है। हेलो ज्योति, नन्हे का मैसेज नहीं आया है। ज्योति आप न्यू स्टूडेंट हो। ओके, समझ में आ रहा है, जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको समझ में आ रहा है अच्छे से। मैम मैं, वेरी गुड, सभी करेंगे, सब अपना सोचेंगे, नन्हे आपको अपना सोचना है। सब इतने अवेयर हैं, सब अपने लिए सोचेंगे। ये राज लक्ष्मी को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आफरीन को भी चाहिए, रविंद्र को भी चाहिए, ज्योति को भी चाहिए। ज्योति नेट नहीं बोलना है, जेआरएफ बोलना है, ओके। चलिए, अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या चीजें होती हैं, कि जैसे आप देख सकते हो एक्सचेंज कर रहे हो गुड एंड सर्विसेज का कब, बिटवीन कंट्रियों के बीच, ठीक है, ड्यू टू एज लिमिट। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेट भी तो इम्पोर्टेंट है, नेट भी तो हो किसी का, है ना, हम नेट करेंगे, कोई बात नहीं। मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और बेझिझक यहाँ बोल सकते हो कि मैम ये चीज हम कैसे करें, हमसे नहीं हो रहा, ठीक है, बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपको गाइडेंस ही मिलेगी यहाँ पे, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको मोटिवेट भी किया है, समझाया भी है, और कल से आपका थोड़ा लेवल हाई होने वाला है, तो सब बच्चे थोड़ा अलर्ट रहना। कल से अच्छे से खा पी के अपना मस्त होके बैठना, और बिल्कुल शांति में एकदम कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो आप चीजों का आदान प्रदान करते हैं, गुड एंड सर्विसेज चीज, जो भी चीजें होती हैं बिटवीन देशों के बीच में ना,
तो वो क्या हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है आपका। क्या हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इंटरनेशनल ट्रेड दिखा रहा है कि कंट्री एक्स क्या है, पुअर है, और कंट्री वाई क्या है, रिच। क्यों भाई? क्योंकि ये चीपर कॉस्ट पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, चीप चीप मतलब चीप मतलब सस्ती सस्ती कॉस्ट पे क्या कर रहा है, चावल को प्रोड्यूस कर रहा है, चीपर कॉस्ट। दैट्स वाई वो क्या है, रिच है, और ये क्या है, पुअर है, ये नहीं कर पा रहा। तो इन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है चीजों का। कंट्री एक्स और कंट्री वाई को दे रही है जो चीज, कंट्री वाई है। इसमें सिर्फ एक चीज का भी एग्जाम्पल बताया है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, अच्छा किस किस को याद है ओल्ड स्टूडेंट में से? मैंने पिछली बार आपको सबसे पहले कराया था मर्केटिलिज्म, एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव, ये थ्योरीज पढ़ाई थी, याद है? किस किस को याद है? कुछ कुछ याद आ रहा है मर्केटिलिज्म वाली थ्योरी से? गोल्ड से रिलेटेड कुछ बताया था थ्योरी में, इसमें गोल्ड से रिलेटेड हमने बात करी थी। और मॉडर्न में देखो फैक्टर वाली आ जाती है, कंट्री सिमिलैरिटी आ जाती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आ जाती है आपकी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्ट, पर मैं आप लोगों को इसलिए नहीं करा रही हूँ, आई नो इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहले कराने का मन था, पर नहीं, सबसे पहले मैं आप लोगों को माइक्रो ही कराऊंगी। यस यस, एडम स्मिथ, एब्सोल्यूट मर्केटिलिज्म वाले में तो काफी अच्छी थ्योरी थी। कंपैरेटिव एडवांटेज वाली थ्योरी काफी अच्छी, आपको पता है कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी है, राजलक्ष्मी, याद है? रिकार्ड, अरे आफरीन ने पहले ही बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो याद रखना क्लासिकल ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, ये आपकी मर्केटिलिज्म, एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव। ठीक है, और जब मॉडर्न की बात आ गई तो किसकी बात करें, फैक्टर प्रोपोर्शन, कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसके अंदर, अब ये सब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ये सब आगे थ्योरी स्टार्ट हो गई फिर आपकी इंटरनेशनल की। मैंने इंटरनेशनल में आपको थोड़ा बहुत समझा दिया कि व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ोगे तो आप माइंड भी आपका एकदम कंफर्ट रहेगा। और कल से फिर अच्छी अच्छी चीजें तो पढ़नी है, साथ में टफ भी पढ़नी है, क्योंकि रियलिटी है। कल हम लोग ये याद आपका माजरा यूटिलिटी एनालिसिस वाला थ्योरी है ना, इसको हम लोग याद करेंगे कि सॉरी पढ़ेंगे कि कार्डिनल की मेजरबिलिटी, मतलब इसको मापते कैसे यूटिलिटी के थ्रू, और आपका कैसे कार्डिनल ऑर्डिनल में कैसे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कब होता है, एम यू टी यू वाला तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से कि एम यू 0 होता है तो टी यू क्या होता है, ये सब चीज़ें कल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी ये जो मैंने लाइंस वगैरह यहाँ पे एड ऑन करी हुई है हिस्टोरिकल आपका, ठीक है, ये जितनी भी लाइन है आपकी, ये आप क्या करेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर बाकी कोई न्यू स्टूडेंट या ओल्ड स्टूडेंट कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो तो, आप लोगों ने कोर्स परचेज किया है? हाँ, सेम टाइम होगी आप फ्रेंड्स, सेम टाइम होगी क्लास, सेम टाइम, अब यही टाइम रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने दोबारा कोर्स परचेज किया है क्या, आफरीन, नन्हे, रविंद्र, या ओल्ड ही मतलब था आपका? है, चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके ओके, 3 मिनट तक है, ठीक है, कोई बात नहीं आफरीन, बाकी हम देख लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए हम क्लास को फिर यहीं डी एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बड़ों की इज्जत तो करते ही आपको, छोटों से प्यार करो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।